हेलो एवरीवन। तो हम लोग क्लास 9 की केमिस्ट्री शुरू की है और उसमें है पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसके 3 लेक्चर हो चुके हैं, चौथा लेक्चर आज हम लोग पढ़ेंगे और लेक्चर का नाम है डिफ्यूजन। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए। मैं हूँ आपका सैयद सर, वेलकम है आपका हमारे चैनल पे सैयद क्लासेस। तो हेडिंग लगा लीजिए डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? बहुत आसान सा टॉपिक है, इसको हम लोग समझेंगे क्या होता है डिफ्यूजन। तो डेफिनेशन के हिसाब से ये कह रहा है कि कोई दो चीजें हैं, मान लेते हैं हमारे इस हाथ में भी एक चीजें हैं और इस हाथ में भी एक चीजें हैं। ठीक है, अब ये मान लेते हैं डेफिनेशन के हिसाब से कि ये जो सामान है ये हिस्सा अपने हिस्से में टूटेगा और ये भी अपने हिस्से में टूटेगा, दोनों आपस में टूटेंगे और टूटने के बाद एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाएंगे। किसकी वजह से? पार्टिकल के मोशन की वजह से। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं तो स्टूडेंट आज का टॉपिक है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, ठीक है, आज हम लोग डिफ्यूजन पढ़ेंगे। ठीक है, और इस डिफ्यूजन में हम 3 हिस्से को बारे में पढ़ेंगे। जैसे डिफ्यूजन किस किस चीज़ में हो सकता है, जैसे डिफ्यूजन आपका सॉलिड में भी हो सकता है ना, फिर लिक्विड में भी हो सकता है, ठीक है, फिर गैस में भी हो सकता है। ठीक है, अब डिफ्यूजन के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, क्योंकि डिफ्यूजन अकेले नहीं होता। फ्यूजन का मतलब होता है, देखो 2 वर्ड होते हैं, एक फ्यूजन होता है, एक डिफ्यूजन वर्ड होता है। फ्यूजन का मतलब होता है कोई एक चीज आपस में अपने ही हिस्से में टूट जाए। जैसे मैंने एक ईंट ले ली और उसे ढेर सारे टुकड़ों में उसको तोड़ डाला, तो वो क्या है? फ्यूजन है। जैसे बर्फ का हिस्सा, बर्फ मैंने अपने हाथ में ली और वो पिघल गया, जो अगर बर्फ पिघल जाता है तो वो क्या है? वो डिफ्यूजन है, सॉरी फ्यूजन है वो। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिफ्यूजन की, तो इस डिफ्यूजन में 2 चीजों का होना जरूरी है ताकि आपस में टूट के एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो सके। और ऐसा इसलिए होता है ताकि, यही वजह है कि जो पार्टिकल होते हैं, जैसे कि पार्टिकल की थियरी में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पार्टिकल्स की। तो उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि पार्टिकल जो होता है वो कंटिन्यूअसली मूव करता है। तो ये जो डिफ्यूजन होगा ना, पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से होगा। ठीक है, तो हम लोग सॉलिड के साथ डिफ्यूजन देखेंगे, लिक्विड का लिक्विड के साथ, गैस का गैस के साथ डिफ्यूजन देखेंगे। और ये देखेंगे कि डिफ्यूजन का रेट कम और ज्यादा हो सकता है क्या किसी चीज से। तो ओवरऑल आज का टॉपिक में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, है ना, बढ़िया से नोट बनाइए, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखकर अगर आप सोचेंगे कि आपको याद हो जाए या समझ में आ जाए बहुत अच्छे से, तो वो ज्यादा देर तक नहीं रुक पाएगा। तो बेहतर ये है कि मेरी सलाह है कि आप लोग कॉपी पेन निकालिए और इसको नोट करिए। डिफ्यूजन का डेफिनेशन जो होता है वो पहले नोट कर लेते हैं हम लोग। द स्प्रेडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ two substance by the movement of their particles, by the movement of their particles called diffuse। तो यहां पे क्या बोल रहा है? स्प्रेडिंग है ना, और उसके बाद मिक्सिंग। पहले तो वो टूटेंगे और उसके बाद वो दोनों आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। किसकी वजह से? द मूवमेंट ऑफ देयर पार्टिकल, उनके अपने पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से। अगर ऐसा होता है तभी हम कहेंगे कि वो क्या है? डिफ्यूजन है। समझ में आया? एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलते हैं हमारे पास एक कंटेनर है इस तरीके से, एक और कंटेनर मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। ठीक है, और इसके दोनों कंटेनरों को किसी रबर के हिस्से से जोड़ दिया ताकि जो भी चीजें हो इस कंटेनर के अंदर वो चीज इसमें ना जाए और इसकी चीज इसमें ना जाए, यानी ट्रांसपेरेंसी रखी। अब इसको क्या किया मैंने? फिल कर दिया एक वेपर से, है ना, ब्रोमाइन वेपर से। अब ब्रोमाइन वेपर जो होता है रेड ब्राउन कलर का हो गया, रेड ब्राउन कलर में है। तो सारे पार्टिकल्स जो यहां पर पाए जाएंगे वो टोटल के टोटल कैसे कलर शो करेंगे? रेड ब्राउन कलर का शो करेंगे। ऊपर वाले हिस्से में हमने क्या कर लिया? एयर ले ली। अब एयर के भी कुछ पार्टिकल होंगे, चलो मान लेते हैं हाँ एयर के भी पार्टिकल है। और जैसे कि आपको मालूम है कि एयर के पार्टिकल जो होते हैं वो दिखाई देने वाले नहीं होते, मतलब ये कह सकते हो कि इनका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इनके पास, क्योंकि ये वेपर की फॉर्म में, इनके पास कोई ना कोई एनर्जी है ना, एयर है, ये भी गैस के फॉर्म में, इनके पास भी एनर्जी है। ये वाला हिस्सा जो है इन दोनों के बीच में एक बैरिकेड का काम करता है। ठीक है, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, यहां से इसको हटा दूं, तो क्या होगा? इसके पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे और ऊपर वाले पार्टिकल्स नीचे आएंगे।
कुछ ही वक्त के बाद हमें पूरा कंटेनर, ये पूरा हिस्सा किस कलर में दिखाई देगा? रेड ब्राउन कलर में। इसका मतलब है गैस के जो ब्रोमाइन वेपर के पार्टिकल हैं, वो पार्टिकल एयर के पार्टिकल दोनों ही टूट के एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाए। और यही तो हमारी थियरी थी, स्प्रेडिंग आउट, अपने हिस्से में टूट बिखरना और एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाना। कैसे? मूवमेंट ऑफ देयर पार्टिकल। तो ब्राउनियन मोशन में क्या दिखा, इस ब्रोमाइन वेपर में क्या देखने को मिला? ब्रोमाइन वेपर के पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स के पास मूव करके गए और एयर के पार्टिकल मूव करके ब्रोमाइन वेपर के पास आए, जिसकी वजह से डिफ्यूजन का हिस्सा समझ में। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इसे। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि डिफ्यूजन का रेट कम और ज्यादा किसकी वजह से हो सकता है। फर्स्ट इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया? चलिए अब अगले हिस्से में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखेंगे कि क्या रेट ऑफ डिफ्यूजन को कम ज्यादा किया जा सकता है क्या। ठीक है, तो डिफ्यूजन समझ में आया पूरी तरह से? डिफ्यूजन क्या होता है? दो चीजों का आपस में टूटना और आपस में ही मिक्सअप हो जाना डिफ्यूजन कहलाता है। किसकी वजह से ऐसा होता है? पार्टिकल के मूवमेंट की वजह। अगर पार्टिकल मूव ना करेगा, इसका मतलब है कि वो डिफ्यूजन का रेट फॉलो नहीं हो पाएगा। तो डिफ्यूजन का रेट तभी फॉलो होगा जब पार्टिकल मूव करेंगे, एक दूसरे के पार्टिकल आपस में मिक्सअप होते हैं और डिफ्यूजन हो जाता है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? यानी अगर मैं बोलूं कि डिफ्यूजन को मैं चाहता हूं दो चीजें आपस में मिक्सअप हो और तेजी से हो या धीरे धीरे हो, अगर मैं ये चाहूं तो ये कैसे कर सकता हूं? ये किया जा सकता है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को बदल के हम क्या कर सकते हैं? रेट ऑफ डिफ्यूजन को कम ज्यादा कर सकते हैं। जरा इसको समझते हैं। देखो, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड और गैस। ध्यान देना, क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों बने हैं किस चीज से? पार्टिकल से। अब ये पार्टिकल से अगर बने हैं तो इन्हीं को इसीलिए नाम दिया गया था मैटर। यानी हम कह सकते हैं सारी चीजें किस चीज से बनी है? पार्टिकल से। अगर सारी चीजें पार्टिकल से बनी है तो सब चीज क्या होगी? मैटर। तो हम लोग इस चैप्टर में देखे थे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस होता था, पार्टिकल से बना हुआ था। अच्छा, अगर हम बात करें सॉलिड के पार्टिकल्स की, सॉलिड के पार्टिकल्स की बात करें तो ये पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं? मान के चलो ये सॉलिड का पार्टिकल है। अगर मैं कहूं कि भाई साहब आप अपनी मर्जी से एक काम करो, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होकर दिखा दो, तो सॉलिड पार्टिकल क्या बोलेगा? हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने बॉन्ड को, जिससे वो जुड़े हुए ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोगों ने प्रॉपर्टी में देखा, ये जो बॉन्ड होता है इन दोनों को जोड़ के एक दूसरे को जो पकड़ के रखा है ना बॉन्ड, ये पार्टिकल बोलेगा हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम इसको तोड़ के निकल सके। एक काम करो, आप मुझे किसी तरीके से क्या प्रोवाइड कर दो? एनर्जी। ठीक है, सॉलिड का पार्टिकल बोलेगा कि आप मुझे क्या प्रोवाइड कर दो? एनर्जी। अगर आप मुझे एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो मैं इस एनर्जी से, वो कौन सी एनर्जी वो मांग रहा है? वो एनर्जी मांग रहा है हीट एनर्जी, जिसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो ये कह रहा है पार्टिकल कि मुझे एक एनर्जी दे दो, और किस फॉर्म में चाहिए? हीट के फॉर्म में। तो अगर आप मुझे देते हो तो मैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करूंगा और एब्जॉर्ब करने के बाद अपने बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास ताकत नहीं है तो ताकत मुझे चाहिए अपने बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ठीक है, चलिए ठीक है। अब जरा लिक्विड के पार्टिकल के पास जाते हैं। तो लिक्विड का पार्टिकल कहेगा भैया मैं भी जुड़ा हूं। जरा ध्यान देना पार्टिकल के बीच में गैप को, है ना। लिक्विड का पार्टिकल भी बोलेगा भाई साहब मैं भी जुड़ा हूं, है ना, तो मैं भी ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता, मेरे ऊपर भी कोई बाउंडेशन है, मेरे ऊपर कोई फोर्स है जो मुझे आगे जाने नहीं दे सकती। तो ये भी कह रहा है क्या कि मुझे भी प्रोवाइड करिए वो एनर्जी। लेकिन ध्यान दीजिए इनके बीच में गैप नहीं है, यानी जो इसको पकड़ के रखा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो काफी ज्यादा लगाया हुआ है। जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा पार्टिकल उतना ही एक दूसरे के करीब होंगे, उनके पास काइनेटिक एनर्जी उतनी ही कम होगी। नोट करिए, पार्टिकल्स के बीच में अगर इफ, नोट कर लीजिएगा, इफ देयर इज अ गैप फाउंड in the two particles, then their kinetic energy is very low। अगर मैं इसी चीज को शॉर्ट में बोलूं तो वो इस तरीके से होगा, मैं इसे यहां लिख दे रहा हूं।
गैप जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के। वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को आप समझ लीजिए। किसी का गैप अगर ज्यादा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं, गैप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। हाँ ये रहेगा, ठीक है। गैप जिसका जितना ज्यादा उसके पास काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा, गैप जिसके पास जितना कम काइनेटिक एनर्जी उतनी कम। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। कह रहा है कि इफ देयर इज अ गैप बिटवीन इन द टू पार्टिकल्स देन देयर काइनेटिक एनर्जी इज हाई, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अब जरा देखिए इनके पास, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी कम होगी या ज्यादा, हमें ये पता लगाना है कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी यानी हीट की एनर्जी कम होगी या ज्यादा। हम देख लें कि इनके बीच में गैप है या नहीं है, तो गैप क्या है, बहुत कम। गैप जितना कम काइनेटिक एनर्जी उतनी कम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो गैप इसका कम, काइनेटिक एनर्जी और कम। गैप इसका देखो जरा, इनके बीच में जो गैप है वो थोड़ा ज्यादा है। इसका मतलब लिक्विड के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो किससे ज्यादा होगी, सॉलिड के पार्टिकल से ज्यादा होगी। और इसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी कम। जरा आप गैस में देखते हैं, गैस के पार्टिकल में इनका पार्टिकल बोलता है भाई साहब हम एकदम आजाद हैं, हमें कोई पकड़ के नहीं रखा है ना। जैसे आप लोग स्कूल जाने के बाद पूरी तरह से आजाद, कोई पकड़ के नहीं रखता, टीचर क्लास से गायब हो गए, बोलो लंगा मशरूब। तो यहां पर क्या हो रहा है, पार्टिकल पूरी तरह से क्या है, आजाद है। अब इनके बीच में गैप इतना ज्यादा है कि हम इमेजिन भी नहीं करते, बहुत ज्यादा है। मान सकते हैं कि एज्यूम करो अगर गैस का एक पार्टिकल यहाँ है तो दूसरा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, पर वो एक दूसरे से चिपके हुए नहीं रहेंगे। इसका मतलब है इनके पास गैप सबसे ज्यादा है। अगर गैप सबसे ज्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी। तो गैस के पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। किसके कंपैरिजन में, सबके कंपैरिजन में। यानी सॉलिड के कंपैरिजन में, लिक्विड के कंपैरिजन में गैस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा हो रही है। क्यों, क्योंकि गैप इसका ज्यादा है। गैप ज्यादा होने पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, गैप कम होने पे काइनेटिक एनर्जी कम होगी। किसका गैप, दो पार्टिकल्स के बीच का गैप। चलिए ठीक है, यहां पर गैप बढ़ाना हो तो ये डिमांड करता है हीट दे दो। अगर आपने हीट दिया तो ये क्या करेगा, बॉन्ड तोड़ेगा, गैप तैयार कर देगा और सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। और एनर्जी अगर प्रोवाइड करते हो तो जो ये बॉन्ड अभी भी बचा है वो भी टूट के किस में चला जाएगा, गैस में, और काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि हम काइनेटिक एनर्जी को देकर किसी पार्टिकल की एनर्जी को बढ़ा और घटा सकते हैं। यानी अगर मैं कहूं किसी भी पार्टिकल को हीट देकर उसकी एनर्जी को कम ज्यादा किया जा सकता है, ठीक है। चलो, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर क्या बोलता है, इतनी चीज क्लियर हुई ये वाला हिस्सा। अब इसी को यहां पर अप्लाई करेंगे ताकि समझ में आ सके। पहला हिस्सा सॉलिड टू सॉलिड है ना, जैसे सॉलिड टू सॉलिड, ठीक है, सॉलिड टू सॉलिड। अगर हम पहले बात करें, जैसे आज के दौर में तो व्हाइट बोर्ड चल रहा है, अब तो एआई बोर्ड भी चलने शुरू हो गए, लेकिन पहले के दौर में अभी भी किसी डिग्री कॉलेज में, इंटर कॉलेज में आज भी ब्लैक बोर्ड पढ़ाया जाता है। आपको याद होगा चौक का इस्तेमाल करते थे। चौक क्या है हमारा, चौक हमारा एक सॉलिड, और ब्लैक बोर्ड भी हमारा क्या है, एक सॉलिड है, ठीक है। दो सॉलिड का डिफ्यूजन जरा देखो। चौक से मैं क्या करता था, बोर्ड पे इस तरीके से कुछ लिख दिया करता था, है ना। पहले के दौर में ऐसी होती थी, पढ़ा वढ़ा देते थे भैया, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, ऐसे लिख के चले गए, भूल गए भैया पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। कुछ दिन के बाद वो वापस आए, मान के चलो 1 महीने के बाद वो वापस आए। अब क्या कर रहे हैं, वो डस्टर से उसे इरेज कर रहे हैं। जब वो इरेज करेंगे तो पूरा लिखा हुआ हिस्सा मिटेगा नहीं। क्यों, क्योंकि चौक के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, इन 1 महीनों के बीच में एटमॉस्फेयर के सारे पार्टिकल्स यानी हीट को एब्जॉर्ब करके और छोटे छोटे हिस्सों में टूटे, और जो बोर्ड का गैप था, ब्लैक बोर्ड के अंदर पाए जाने वाले जो गैप थे बहुत छोटे छोटे, उन गैप में जाकर अपने आप को क्या करने लगे, मिक्सअप करने लगे, यानी डिफ्यूजन, ठीक है। चौक का पार्टिकल, ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल दोनों एक दूसरे के साथ क्या होने लगे, डिफ्यूजन का फिनोमेना शो करने लगे, और वो उसी के साथ मिक्सअप हो गए, ठीक है। लेकिन ऐसा होने के लिए देखो क्या होता है, सॉलिड कहता है मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और इतनी एनर्जी तो हमारे पास है नहीं एटमॉस्फेयर में कि हम एक बार में उसे प्रोवाइड करें और फट से वो हो जाए, धीरे धीरे होता है एनर्जी। तो इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूं सॉलिड का सॉलिड के साथ रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं सॉलिड और सॉलिड का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो बहुत ही स्लो होता है, वेरी स्लो, वेरी स्लो। इसके होने की 2 वजह, पहली देखिए इनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत कम, ये एक वजह होती है जिसकी वजह से पार्टिकल मूव नहीं करता। दूसरा,
दूसरी वजह इनकी ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, यानी इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे से बहुत ज्यादा होते हैं। अब पार्टिकल इधर उधर जा नहीं सकता, बिखर नहीं सकता, अगर टूटेगा नहीं तो मिक्सअप होगा नहीं, रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत कम। लेकिन एटमॉस्फेयर का कुछ हीट जो आसपास की हीट होती है जो उसे मिलती है, जिसकी वजह से वो धीरे 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 अपने आप को तोड़ता है और दूसरे हिस्से के साथ जोड़ के डिफ्यूजन का फेनोमेना शो करता है। पर ऐसा करते वक्त उसे वक्त बहुत ज्यादा लगता है, यानी ये स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं लिक्विड टू लिक्विड। इतना समझ में आया कैसे हुआ, है ना। चॉक वाला क्या, बोर्ड के साथ मिक्सअप अगर आप करना चाहें तो बहुत वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि अगर जैसे देखिए मैं चॉक लूं और इसको ऊपर ऐसे लिख दूं और फौरन मिटाऊं तो क्या होगा, वो मिट जाएगा। क्यों, क्योंकि इस वक्त उसके पास इतना वक्त नहीं है, सॉलिड है ना, तो उनके पार्टिकल इतनी जल्दी टूट नहीं पाते। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है, तो उनके पार्टिकल टूट के एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होते, क्योंकि वो बोलते हैं मुझे और टाइम चाहिए, जिसकी वजह से ये फेनोमेना थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं लिक्विड टू लिक्विड। हो गया, चलिए मिटाते हैं इसको। अब अगली बार हो गई इसमें किसकी, लिक्विड टू लिक्विड में देख लेते हैं। सॉलिड टू सॉलिड समझ में आया, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको रोक लेते हैं यहाँ पे, काम आएगा आगे चल के। देखिए अगला हिस्सा जो लगाइएगा वो लिक्विड टू लिक्विड डिफ्यूजन होगा। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन किसमें पढ़ रहे हैं, लिक्विड टू लिक्विड, या लिक्विड का डिफ्यूजन ऐसे लिख लीजिए, है ना, डिफ्यूजन इन लिक्विड के बारे में। तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, और इसे मिला देते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। वाटर हमारे क्या है, लिक्विड है, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ और वाटर के साथ आपस में कंबाइन कर लेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। क्या बनेगा, KMnO4 का सॉल्यूशन बनेगा। एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करते, है ना। KMnO4 जो होता है पर्पल कलर का होता है, थोड़ा सा सॉलिड हिस्से में रहता है। आपको क्या करना है, कंटेनर लेना है, उसके अंदर उसको डाल देना है, चम्मच से घोल देना है। जब आप उसको घोल रहे होते हैं तो आप देखिए KMnO4 वाटर के साथ फौरन डिफ्यूज नहीं होता। KMnO4 वाटर के साथ फौरन डिफ्यूज नहीं होता। वजह, वाटर क्या है, एक लिक्विड है, और लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, पर सॉलिड इतना नहीं होता। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सॉलिड लिक्विड का ज्यादा होता है, पर सॉलिड इतना नहीं होता। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो पार्टिकल्स का गैप है ना, जरा देखो, वो थोड़ा सा होता है। अब गैप अगर है तो जाहिर सी बात है इनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे, तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, यानी इनके पास पहले से थोड़ा बहुत एनर्जी है। अब ये कहते हैं कि मुझे एनर्जी दो, पर इतनी नहीं कि सॉलिड जितना मांग रहा है उतनी की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा एनर्जी इसको दे दो। जैसे आप एनर्जी दोगे पार्टिकल यहां से टूटेंगे, ठीक है, ये सारे बॉन्ड टूट जाएंगे और सारे हिस्से एक दूसरे से बिखर जाएंगे। पर ऐसा होने में इन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इट टेक टाइम। क्या लेगा, थोड़ा सा वक्त लेगा। तो इसको भी बोल सकते हैं कि क्या है, ये स्लो प्रोसेस है। लेकिन सॉलिड में क्या था, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, पर लिक्विड में क्या है, ये स्लो प्रोसेस है। घुलने में थोड़ा वक्त लगेगा, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। एक गिलास ले लो, ठीक है, चलो एक गिलास ले लेते हैं, एक गिलास ले लेते हैं और इसके अंदर हमारे पास पानी है और हम कुछ इसमें चीनी उनी डाल देते हैं। ठीक है, चीनी डाल देते हैं। अब जैसे चीनी आप इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, चीनी तो सॉलिड है, अभी लिक्विड के साथ भी देखते हैं। चीनी इसके अंदर जाएगी, चीनी अपने आप नहीं घुलेगी, धीरे धीरे घुलेगी। चीनी क्या करती है, यहाँ के जो शुगर होगा वाटर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, अपने हिस्से में टूटेगी और वाटर के पार्टिकल के साथ धीरे धीरे मिक्सअप होना शुरू हो जाएगी। पर इतना होने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, क्योंकि इतनी एनर्जी वाटर के पास भी नहीं है कि वो शुगर को प्रोवाइड करके उसे जल्दी जल्दी तोड़ के अपने हिस्से में जोड़ ले। ठीक है, अगर हम बात करें लिक्विड टू लिक्विड के बारे में, चलो वो भी देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे हम ले लेते हैं वाटर, ठीक है, जो कलरलेस होता है, मालूम नहीं। देखो घर में क्या होता है, सफेद कपड़ों को जब धुला जाता है तो उसको थोड़ा सा चमकाने के लिए लोग उसमें इंक डालते हैं, जिसे नील कहा जाता है ना, उजाला नील आता है ना, तो 2 बूंद 3 बूंद डाला जाता है। तो मैं वो नील क्या करता हूँ, इस कंटेनर में डाल देता हूँ। आप इसको घर पे देख सकते हैं, है ना, इस कंटेनर में डालता हूँ। अब देखे होंगे कि जैसे ही कंटेनर में ऊपर से नील को डाला जाएगा, नील
अंदर जाने के बाद फौरन ही पानी के साथ नहीं घुलेगी, वो स्लो प्रोसेस शो करेगी, यानी धीरे 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 ये इंक जो होगी अपने हिस्से में टूटेगी और इस तरीके से ये नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। यानी बहुत तेजी का फास्ट प्रोसेस नहीं हो रहा है, स्लो प्रोसेस हो रहा है। और हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि पार्टिकल क्या हो रहा है, लगातार वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाके और दूसरे पार्टिकल के साथ मिक्सअप हो रहा है। इसका मतलब है ये भी क्या है, एक तरह का स्लो प्रोसेस, वजह काइनेटिक एनर्जी कम है। लेकिन अगर मैं चाहूं कि इसकी एनर्जी को इसके रेट ऑफ डिफ्यूजन को बढ़ा दूं तो नीचे क्या लगा दूं, आग लगा दूं। ये फौरन इसे क्या प्रोवाइड करेगा, हीट, और वो हीट जो इसे चाहिए थी वो फट से इसको मिल जाएगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, फट से बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है? ठीक है। अब अगला हिस्सा हम लोग जो पढ़ेंगे गैस टू गैस, और ये वाला हिस्सा क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है। सॉलिड वाले में वो चौक वाला जो हम लोगों ने लिया वो इंपॉर्टेंट होता है। आपके स्कूलों में क्लासेस में ये एग्जांपल दिए जाते हैं और एनसीईआरटी बुक में भी है और एग्जाम में भी ये आते हैं। ठीक है। और रही बात गैस की, वो ज्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गैस के बारे में हम लोग थोड़ा 2-4 एग्जांपल लेके आराम से इसको स्टडी करेंगे। तो लिक्विड वाला जरा नोट कर लीजिए, फिर हम लोग गैस के बारे में देखते हैं। तो गैस टू गैस में देख लेते हैं। अगला हमारा थर्ड पॉइंट है गैस टू गैस। कुल मिला के कहानी क्या है, कुल मिला कहानी टेम्परेचर के ऊपर है। तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, भी बढ़ जाएगा। अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है तो आप बोल सकते हो उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई। और अगर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी जानते हो क्या प्रोवाइड करता है, मोशन, यानी पार्टिकल मूव करना शुरू हो जाएगा तो डिफ्यूजन और तेजी से होगा। अगर मैं टेम्परेचर को घटा दूं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा करते वक्त उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो पार्टिकल मूव नहीं कर पाएगा। अगर पार्टिकल मूव नहीं कर पा रहा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे होगा, दूसरे के साथ मिक्सअप कैसे होगा। समझ में आ गया? ये हिस्सा नोट कर लीजिए। अब गैस टू गैस में देखो, पहला परफ्यूम को देख लेते हैं। ठीक है। दूसरा हम लोग देख लेंगे हॉट फूड को एंड कोल्ड को। तीसरा हम लोग देख लेंगे इंसेंस स्टिक को। अगरबत्ती। ये 3 चीजें देखते हैं और आसानी से इसको समझते हैं, बड़ा आसान है। देखो परफ्यूम को देखते हैं, क्या होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। देखो परफ्यूम के अंदर पाए जाने वाला पार्टिकल जो है ना, वो ऑलरेडी क्या है, गैस है। लो प्रेशर में इसके पार्टिकल्स को क्या करते हैं, लो प्रेशर में रखते हैं। ठीक है। और इसका टेम्परेचर भी क्या कर देते हैं, और सॉरी इसके पार्टिकल्स का प्रेशर क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं। प्रेशर जो होगा हाई रखते हैं और टेम्परेचर जो होता है वो लो कर देते हैं। ठीक है। प्रेशर को हाई करके टेम्परेचर लो कर देते हैं परफ्यूम का, तो वो बोतल के अंदर एक लिक्विड के फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक, परफ्यूम जो होते हैं। अब क्या होगा, अगर मैं उस परफ्यूम स्प्रे को इस तरीके से दबाऊं तो उसके अंदर से परफ्यूम के पार्टिकल्स निकलते हैं, वाटर के फॉर्म में होते हैं, पार्टिकल्स निकलते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, मैं इस जगह पर खड़ा हूँ, मैंने थोड़ी सी परफ्यूम लगाई। क्या हुआ, कुछ देर के बाद इस जगह पर खड़ा हुआ इंसान जो हमसे थोड़ा सा दूरी का था, उसने कहा भैया क्या लगा लिया आप, बड़ा अच्छा महक रहा है, बड़ा खराब महक रहा है, जो उसके हिसाब से उसका फ्रेग्रेंस हुआ। तो परफ्यूम हमने लगाया, पार्टिकल्स तो यहाँ है, उसे स्मेल कैसे गया, समझ आ रही बात। जैसे ही हमने परफ्यूम को दबाया, स्प्रे लगाया, उसके निकलने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स फौरन ही एयर के पार्टिकल के साथ मिक्सअप हो गए, क्योंकि उनके पास पहले से काइनेटिक एनर्जी है और हमने जबरदस्ती उसे हाई प्रेशर में रखा है। अगर हाई प्रेशर में रखे तो टेम्परेचर लो हो गया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है गैस, है ना, अपने रूम टेम्परेचर में जैसे ही जाता है, प्रेशर उसका फौरन खत्म हो जाता है, वेरी लो प्रेशर हो जाता है। अब जैसे ही वेरी लो प्रेशर होगा, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर उसके लिए ज्यादा हो जाएंगे। अब जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होता है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा होना शुरू होता है, तो वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप होता है। और एयर की प्रॉपर्टी तो जानते ही हो, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो मैंने यहाँ पर परफ्यूम लगाया इस तरीके से, उनके पार्टिकल्स फॉरन एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप हुए और फ्लो होते हुए कहाँ गए,
इस आदमी के पास जो हमसे दूर खड़ा था, उसको वो क्या हुआ, स्मेल आया। ठीक है, किसकी वजह से, रेट ऑफ डिफ्यूजन की वजह से। गैस में रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, गैस टू गैस रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है ना वो काफी ज्यादा होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, क्योंकि गैस के पास जो होती है काइनेटिक एनर्जी भी काफी ज्यादा होती है। अब अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो भाई साहब इनके पार्टिकल्स क्या करेंगे, इनके पार्टिकल्स मूव करेंगे, पार्टिकल्स इनके क्या करेंगे, मूव करेंगे। जितना ज्यादा जो पार्टिकल मूव किया उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन, जितना ज्यादा जो पार्टिकल मूव किया उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन। जो पार्टिकल जितना ज्यादा मूव करता है उसके पास उतनी काइनेटिक एनर्जी। मतलब हम कह सकते हैं जिस पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा हो वो मूवमेंट भी बहुत ज्यादा शो करेगा। अगर मूवमेंट ज्यादा शो करेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी उसका ज्यादा होगा। चलो हॉट फूड और कोल्ड फूड के बारे में बात करते हैं। जैसे हॉट फूड होता है ना खाना, जैसे ठंडा खाना है तो उसकी स्मेल अगर हमें लेनी हो तो हमें उसके बहुत करीब जाना होगा और स्मेल लेंगे, तब हमें उसकी स्मेल आएगी कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है। लेकिन अगर पड़ोसी के घर में कुछ बेहतरीन बन रहा है और उसका किचन हमारे घर से थोड़ा सा दूर पे है और अगर वो बन रहा है तो हमें उसकी स्मेल आ जाती है, भैया हाँ आज पनीर वनीर बन रही है, कुछ ना कुछ तो बन ही रहा है, मजेदार चीज है। ये सब हमें पता कैसे चलता है, बिना देखे, स्मेल से। स्मेल क्या है, पार्टिकल्स है। जब मैं खाने को गर्म करता हूँ इस तरीके से, मान लेते हैं ये कंटेनर है, इसके अंदर हमारा कुछ खाना होगा, तो यहां पर हमने क्या लगा दी, आग लगा दी। जैसे ही इसके अंदर मान सॉलिड है ना, कोई भी खाना वाना बन रहा होगा, जैसे ही आपने इसको हीट प्रोवाइड की, ये हीट अंदर गया, अंदर जाने के बाद पार्टिकल्स ने उसको क्या किया, एब्जॉर्ब किया। जैसे ही एब्जॉर्ब किया, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद महसूस किया कि अब हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ से चल पड़ो। तो यहाँ से क्या होता है, पार्टिकल मूव करना शुरू कर देता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं और ऊपर इंतजार कर रही हैं इनकी सहेली, क्या नाम है, एयर। और एयर की प्रॉपर्टी तो जानते हो, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो गैस जो वेपर यहां से निकला एनर्जी को लेने के बाद, वो फौरन किससे मिल गया, एयर के साथ। और एयर के साथ मिलने के साथ साथ वो उसके साथ फ्लो करके कहां पे पहुंच गया, दूसरे पड़ोसी के घर, और बता दिया खाना क्या बन रहा है। क्यों, क्योंकि इसके पास, हॉट फूड के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है क्योंकि हम उसे दे रहे हैं। लेकिन कोल्ड फूड के पास बेचारा काइनेटिक एनर्जी ले ही नहीं पा रहा, मजबूर है। अगर उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो उनके पार्टिकल बोलेंगे भैया इतनी एनर्जी तो नहीं है कि हम चले आपको छोड़ के उड़ जाए, जो आपके पास है उसी से हम गुजारा बतर कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, अपना पड़ा रहता है। जैसे कोल्ड फूड है, इसके पास मान लेते हैं ये हमारा कोल्ड फूड है यहाँ पर, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर। तो ये कहता है कि भैया मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं आपको छोड़ के चला जाऊं, तो वो वहीं पर पड़ा रहता है। थोड़ा बहुत अपनी ताकत के साथ वो यहाँ पर इस तरीके से बहुत ही लिटरली ऊपर की तरफ जाता है, पूरी तरह से नहीं जा पाता। इसलिए हमें इसके करीब आना पड़ता है। जब हम करीब आते हैं तो खींचते हैं ना, सांस ऐसे खींचते हैं, यानी पार्टिकल्स को हम अपने पास बुलाते हैं, अपना फोर्स लगा के पार्टिकल्स को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं और महसूस करते हैं खाना कैसा है, क्या टेस्ट है। लेकिन ये भाई साहब काफी ज्यादा क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये फट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, बोलते हैं बस हो गया, टाटा बाय बाय, अब आगे बढ़ना है हमको। तो यहाँ से ये हीट से को एब्जॉर्ब करने के बाद ये यहाँ से निकल लेते हैं और किससे मिल जाते हैं, एयर के पार्टिकल्स के साथ। एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप होने के बाद ये दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं और फ्लो करके एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से रेट ऑफ डिफ्यूजन यहाँ पर हो जाता है। अब इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती में हम रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे देखें। अगरबत्ती मान लेते, ये हमारा अगरबत्ती है ना, तो अगर मैं इसको स्मेल करूं नजदीक से तो ये काफी ज्यादा स्मेल करेगी। लेकिन यही अगरबत्ती अगर दूर रख दिया जाए और स्मेल करूं तो नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, कम है। काइनेटिक एनर्जी कम मतलब टेम्परेचर कम। काइनेटिक एनर्जी कम मतलब, जैसे देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का कम होना मतलब टेम्परेचर का कम होना, यानी उसके पास उतनी एनर्जी है नहीं, टेम्परेचर है नहीं, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अलग से माचिस लगाते हैं, इसको जला देते हैं। अब उसके पार्टिकल्स को हमने क्या प्रोवाइड किया, एनर्जी प्रोवाइड की, और इस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता है और कहता है चलो भैया बाय बाय, वक्त हो गया, अब हमें यहाँ से निकल लेना है। तो यहाँ से उसका जो वेपर पार्टिकल्स होता है वो मूव करके निकलता है और एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप होकर पूरे कमरे में, पूरे रूम में, पूरे हॉल में इसकी स्मेल को फैला देता है। ठीक है, तो यहां पर हमें यह समझना है कि डिफ्यूजन है क्या। फिर से देख लेते हैं, डिफ्यूजन है क्या। डिफ्यूजन उस प्रोसेस को कहते हैं जिनमें दो चीजें आपस में टूट के एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाए, और इनके मिक्सअप होने की वजह इनके पार्टिकल्स का मूव करना होता है। दूसरा, अगर इनका पार्टिकल मूव कर रहा है तो इनके पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है।
ठीक है। अब ये काइनेटिक एनर्जी उस जैसे कोई मैटर ले लेते हैं, सॉलिड ले लेते हैं, लिक्विड ले लेते हैं, गैस ले लेते हैं, और हमें पता लगाना है कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो या कम, तो हम ये देखेंगे कि उनके बीच में गैप कितना है। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बहुत करीब होंगे, जितना करीब होंगे काइनेटिक एनर्जी यानी करीब होंगे, गैप कम। अगर गैप कम हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कम। अगर गैप को बढ़ा दिया गया यानी काइनेटिक एनर्जी डाल दी, वो पार्टिकल एक दूसरे से दूर है, जितना दूर होंगे उतनी तेजी से मूव करने की क्वालिटी रखेंगे। तो हमने देखा कि सॉलिड के साथ अगर हम देखते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन, किसकी वजह से, टेम्परेचर के चेंज करने की वजह से, तो सॉलिड और सॉलिड में भी टेम्परेचर को बढ़ा देने से क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है। ओवरऑल अगर हम बोले रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, तो आप यहां बोल सकते हैं डायरेक्टली लिख के कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द पार्टिकल्स। अगर टेम्परेचर को बढ़ाया रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर को घटाया तो रेट ऑफ डिफ्यूजन घट जाएगा। तो हमने देखा सॉलिड में नेचुरली रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत कम होता है क्योंकि उनका टेम्परेचर कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अगर हम उसे हीट प्रोवाइड करें तो ऐसी सूरत में वो क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर को बढ़ा लेगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी उससे ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे, तो वो बिखरेगा और जल्दी से किसी के साथ मिक्सअप हो जाएगा। लिक्विड के पास उससे ज्यादा कैपेसिटी होती है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, पर गैस के पास देखा जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर। तो भैया पहले से ही हम आजाद हैं, थोड़ा सा और एनर्जी दे दोगे तो हम पूरा ब्रह्मांड घूम लेके आएंगे, है ना। तो इस तरीके से रेट ऑफ डिफ्यूजन हम लोगों ने देखा, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, और उस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर को किस तरीके से केल्विन में, सेल्सियस स्केल में बदला जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।